तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 4,40,685 पहुंच गई है। पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि 2,48,190 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 14,015 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 91,93,148 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 49,40,288 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 4,74,466 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पुरी में ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू, 500 लोगों को ही रथ खींचने की अनुमति। दोस्तों आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ प्रतिबंधों के साथ महामारी के बीच वार्षिक रथ यात्रा को आयोजित करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने सस्पेंड किया H-1B वीजा, भारतीय IT प्रोफेशनल को बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की है। इससे भारत समेत दुनिया के IT प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा है। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यह कदम उन अमेरिकियों की मदद करने के लिए आवश्यक था जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट के कारण अपनी नौकरी खो दी है। नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये ऐलान करते हुए ट्रंप ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों द्वारा आदेश के बढ़ते विरोध की अनदेखी की है। दोस्तों आपको बता दें कि ये निलंबन 24 जून से लागू होगा। इससे बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों के प्रभावित होने की संभावना है। अब उन्हें स्टैंपिंग से पहले कम से कम साल के अंत तक इंतजार करना होगा। यह बड़ी संख्या में भारतीय IT पेशेवरों को भी प्रभावित करेगा जो अपने H-1 वीजा को रिन्यू कराना चाहते थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन से विवाद के बीच सेना प्रमुख नरवणे का लेह दौरा, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सोमवार को कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे तक चली। इस बीच सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे मंगलवार को दिल्ली में सैन्य कमांडरों के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद लेह के लिए रवाना होंगे। वे उत्तरी सेना के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के साथ जमीन और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख ग्राउंड कमांडरों के साथ गतिरोध पर चर्चा करेंगे और फॉरवर्ड स्थानों का भी दौरा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गलवा घाटी में हुई झड़प के बाद से सेना प्रमुख पहली बार ले जा रहे हैं। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने रविवार को लद्दाख का दौरा किया था। आपको बता दें कि लद्दाख में हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन ने सीमा विवाद पर जापान को उकसाकर अमेरिका को ललकारा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और जापान के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद एशिया में एक नए राजनीतिक संकट को जन्म दे सकता है। दोनों देशों के बीच यह विवाद पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप की श्रृंखला पर पनप रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष के बाद चीन ने जापान की ओर रुख किया है। चीन अपने सीमा विवाद को ऐसे समय में हवा दे रहा है जब पूरी दुनिया महामारी के खिलाफ मुकाबला कर रही है। यह चीन की किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चीन और जापान के बीच ये तनाव टकराव की ओर बढ़ता है तो अमेरिका को इसमें कूदना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो यह एक बड़ा मुकाबला हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने जापान के इस द्वीप पर हलचल उत्पन्न करके न केवल जापान को उकसाया है बल्कि उसने एक तरह से अमेरिका को भी आमंत्रित किया है। दरअसल जापान और अमेरिका के बीच एक रक्षा संधि है। इस संधि के तहत यदि जापान पर कोई विदेशी शक्ति हमला करती है तो वाशिंगटन टोक्यो की रक्षा करेगा। इस संधि के तहत अमेरिका जापान की रक्षा के लिए बाध्य है। यदि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है और सैन्य टकराव की नौबत उत्पन्न होती है तो जाहिर है कि अमेरिका को आगे आना होगा। ऐसा नहीं कि चीन इस संधि से वाकिफ नहीं है, उसने जानबूझकर नए सिरे से इस द्वीप पर विवाद उत्पन्न करके अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को ललकारा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पतंजलि आज लॉन्च करेगा महामारी आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की दवा को लेकर आज भारतीय आयुर्वेद बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के संस्थान पतंजलि ने महामारी की आयुर्वेदिक दवा तैयार करने का दावा किया है, जिसे आज दोपहर में लॉन्च किया गया। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी की दवा खोजने में लगे हुए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इस बीमारी की दवा साल के अंत तक बना ली जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि आज ही पतंजलि की तरफ से महामारी रोगियों पर क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम का भी खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव
रामदेव ने कहा था कि ये आयुर्वेदिक दवा अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी से तैयार हुई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा रामदेव के मुताबिक पतंजलि ने महामारी की इस दवा पर लंबा रिसर्च किया है। दावा ये है कि इस दवा के पहले चरण के ट्रायल में सैकड़ों मरीज ठीक भी हो गए हैं, जिसके बाद आज इस दवा को लॉन्च किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नेपाल ने फिर से भारत को उकसाया, नदियों पर रोका तटबंध बांध का काम, बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने उकसाने वाला कदम उठाते हुए सीमा पर बन रहे नदी तटबंध का मरम्मत कार्य रोक दिया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ने सोमवार को कहा कि वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के 36 गेट हैं, जिसमें से 18 नेपाल की तरफ है। आपको बताएं कि नेपाल ने वहां बैरियर लगा दिए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। रविवार को बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अगर बाढ़ से निपटने वाली सामग्री और हमारे अधिकारी नहीं पहुंचे तो स्थिति बेहद ही गंभीर हो सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू नेता ने कहा है कि इसी तरह नेपाल ने पूर्वी चंपारण में नदी के तटबंध का काम रोक दिया है। यह इलाका नो मैंस लैंड है और 20 साल से वहां बांध है। बिहार सरकार नदी पर तटबंध बनाती है और हर साल मानसून से पहले वहां मरम्मत कार्य किया जाता है। इससे पहले नेपाल की तरफ से कभी भी आपत्ति नहीं उठाई गई। पिछले साल बिना परेशानी के मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन इस बार वे इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। इसी तरह मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर भी मरम्मत का काम नहीं करने दिया जा रहा। हमने इस संबंध में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की 700 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है। अगर मानसून से पहले इस मुद्दे को सुलझाया नहीं गया तो बिहार में बाढ़ से बड़ी तबाही मच सकती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल ने सरकार से फिर पूछा, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। हर रोज अपने ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं। वहीं मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि चीन के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर सवाल उठाया था। राहुल ने कहा कि आखिर इस टकराव के समय चीन हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहा है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी उत्तराखंड में आज झमाझम बारिश के आसार, दिल्ली में भी सुहाना मौसम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वानुमान लगाया कि अगले 24 घंटे में मानसून यूपी और उत्तराखंड में आगे बढ़ेगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहाना रहेगा और दिल्ली वासियों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के उप निदेशक आनंद शर्मा ने सोमवार को कहा कि मानसून 24-25 जून तक समूचे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सक्रिय हो जाएगा। इन क्षेत्रों में तेज गरज के साथ झमाझम बारिश होगी और आंधियां चलेंगी। 27 जून तक समूचे भारत में मानसून सक्रिय हो जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि बीते 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में सुबह बारिश से मौसम खुशमिजाज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा के आसपास चक्रवाती प्रसार देखने को मिला है। यह अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इसकी वजह से मानसून मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड में तेजी से आगे बढ़ेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि निजी क्षेत्र को पसंद के रूट पर ट्रेन चलाने का न्योता, देश में 150 निजी ट्रेन चलाने की है तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के लिए रेलवे में कारोबार की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आने की जरूरत है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे अपने ट्रैफिक रूट और पार्सल ट्रेनों को पट्टे पर देने के लिए तैयार है। इसके लिए निजी क्षेत्र को अपनी पसंद के रूट तय करने होंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे अब 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रहा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रेलवे नए रूटों को पट्टे पर देने को तैयार है। इसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी पसंद के रूट की पहचान कर सकता है, जिस पर वह अपनी ट्रेन चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ सरकार नई लाइनों में संयुक्त निवेश को तैयार है। हम ट्रैफिक रूट और पार्सल ट्रेनों का संचालन पट्टे पर देने के इच्छुक हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे में कारोबार की तमाम संभावनाएं हैं, जिसका लाभ निजी क्षेत्र उठा सकता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ एलिवेटर कॉरिडोर बनाने पर भी विचार कर रहा है। इसमें भूमि खरीदने की चुनौती नहीं होगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीबीएसई के विद्यार्थियों का डेटा हुआ लीक, पास कराने को लेकर ठग मांग रहे हजारों रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के डेटा लीक होने का अंदेशा है। इसी डेटा का उपयोग करके ठग मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सीबीएसई और संबद्धता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को फोन करके उनके बच्चों के फेल होने का दावा करते हुए उन्हें पास कराने के लिए 15 से 20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। यह मामला संज्ञान में लाए जाने पर सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों ने अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच करने की बात कही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन